दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी प्राइम टाइम पर। जैसा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से करंट अफेयर्स के बारे में बात चल रही थी, चूँकि कुछ विशेष कारणों से डेली करंट अफेयर्स लेकर के आना संभव नहीं है, ऐसे में हमने डिसाइड किया है कि करंट अफेयर्स को हम वीकली करेंगे, साप्ताहिक तौर से करेंगे। सप्ताह में प्रत्येक शनिवार को हम करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे और बाकी पूरे सप्ताह फिर उससे जुड़े हुए प्रश्नों का हम अभ्यास करते रहेंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स के स्तर पर एक बड़ा प्रश्न था कि उसको केवल हम प्री ओरिएंटेड रखें या फिर प्री कम मेंस के हिसाब से उसको कंसिडर किया जाए। तो जो निष्कर्ष एक ये डिसाइड ये हुआ है कि जो मुद्दे महत्वपूर्ण है और जिन जगहों पे लगेगा कि प्री कम मेंस के हिसाब से उनको हमें प्रिपेयर करना चाहिए, वहाँ पर हम चीज़ों को प्री कम मेंस के हिसाब से करेंगे, और जहाँ पर लगेगा कि प्री ओरिएंटेड से ही हमारा काम हो सकता है, वहाँ पर हम प्री ओरिएंटेड के हिसाब से करेंगे। कुल मिला करके हम प्री और प्री कम मेंस के बीच में एक सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ों को हम बेहतर ढंग से समझ पाएँ। दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौरान अम्फान चक्रवात चर्चा में रहा। सबसे पहले देख लेते हैं क्यों चर्चा में आया। तो कोरोना महामारी के संकट की इस घड़ी में एक महाचक्रवाती तूफान अम्फान आया, जिसने पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा में भी दस्तक दी और काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, जिससे लाखों लोगों का जीवन जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तो दो स्टेट्स हैं जिनके नाम हमें सबसे पहले याद रखने हैं। पहला है पश्चिम बंगाल और दूसरा है ओडिशा। पश्चिम बंगाल राजधानी है कोलकाता और मुख्यमंत्री हैं हमारी ममता बनर्जी जी, और इसके अलावा ओडिशा राजधानी है भुवनेश्वर और नवीन पटनायक साहब वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो दो स्टेट्स को बहुत नुकसान पहुँचाया है अम्फान चक्रवात ने, इस कारण से चर्चा में आ गया। तो थोड़ा सा इसके परिचय पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारत के लगभग 60% भूभाग पर विभिन्न प्रबलताओं के भूकंप का खतरा बना रहता है, अर्थात जो 60% भारत के क्षेत्रफल का हिस्सा है उसमें किसी न किसी रूप में भूकंपों का खतरा बना रहता है। 40 मिलियन हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में बारंबार बाढ़ आती रहती है। इसके अलावा दोस्तों, 40 मिलियन हेक्टेयर ऐसा कृषि योग्य क्षेत्र है जहां पर बाढ़ की बारंबारता बनी रहती है। कुल मिलाकर के 7,516 किलोमीटर लंबी हमारी तट रेखा है, जिसमें से 5,700 किलोमीटर की तट रेखा में हमेशा चक्रवात का खतरा बना रहता है। चक्रवात भारत के तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली मुख्य आपदा है। लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी भारतीय तटरेखा को विश्व के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उठने वाले लगभग 10% चक्रवातों को झेलना पड़ता है। इस क्षेत्र का लगभग 71% भाग अगर हम देखें तो गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में क्रमशः, फिर गोवा में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, पांडुचेरी में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में आता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कुल मिलाकर के जो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका जो 60% भाग है वहाँ पर भूकंप का खतरा बना रहता है। 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहाँ पर बारंबार बाढ़ आती रहती है। 7,516 किलोमीटर की कुल तटरेखा में 5,700 किलोमीटर की तटरेखा चक्रवात से प्रभावित रहती है, खतरा बना रहता है। और जो 10% भाग है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उठने वाले चक्रवातों का, एक बड़ा हिस्सा वो भारत को झेलना पड़ता है। और 71% जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो कुछ स्टेट्स हैं, जिनमें सबसे पहले गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं। ये तमाम सारे स्टेट्स हैं जिनको ये चीज़ झेलनी पड़ रही है। अब बात करते हैं अम्फान चक्रवात के असर के बारे में। तो दोस्तों, अम्फान चक्रवात का सबसे ज़्यादा असर हुआ है पश्चिम बंगाल पर, जहां अम्फान तूफान की वजह से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, और उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, इसके अलावा मिदनापुर और कोलकाता में इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो कोलकाता में, मिदनापुर में, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना में बड़ा नुकसान हुआ है। मिदनापुर आधुनिक भारतीय इतिहास में एक और वजह से भी जाना जाता है, जब मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं तो किस लिए जाना जाता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए कि मिदनापुर किस लिए जाना जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं सरकारी प्रयासों की कि क्या प्रयास किए गए। तो चक्रवात प्रभावित ओडिशा को केंद्र सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि दी गई है पुनर्निर्माण कार्यों के लिए। वहीं पर पश्चिम बंगाल को तुरंत मदद के लिए केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया है। तो वहाँ की पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी के बुलावे पर प्रधानमंत्री जी बंगाल के और उड़ीसा के दौरे पर भी गए थे, और वहाँ पर दौरा करने के बाद में ही उन्होंने 500 करोड़ रुपए उड़ीसा के लिए और 1,000 करोड़ रुपए पश्चिम बंगाल के लिए मदद की आर्थिक पैकेज की घोषणा उन्होंने की थी। अब बात कर लेते हैं पूर्व के चक्रवातों के बारे में, तो ताकि थोड़ा सा इतिहास भी पीछे का कवर हो जाएगा तो चीज़ें संज्ञान में
बनी रहेंगी। वर्ष 2018 से 2019 में देश में 7 बड़े तूफान आए। इसके पहले 1999 में साइक्लोन O5B या पाराद्वीप साइक्लोन और 1885 में फॉल्स पॉइंट चक्रवात आए थे। हालांकि इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है और सरकारों ने अब तक काफ़ी सबक सीखे हैं और चूंकि जो चेतावनी प्रणाली है उसका एक अच्छा विकास हुआ है। सबसे ताज़ा अगर हम बात करें तो 2019 में अर्थात 2019 में एक गंभीर चक्रवाती तूफान आया था जिसका नाम था फैनी। वर्ष 2019 के चक्रवाती फैनी से वर्ष 1999 में आए हुए चक्रवात के मुकाबले उड़ीसा कम प्रभावित हुआ था। तो ये कुछ इम्पैक्ट रहा अम्फान तूफान का और सरकारी प्रयास के बारे में, और जो प्रभावित क्षेत्र हैं तमाम सारी प्राकृतिक आपदाओं से हमने उनके बारे में बात की है। तो ये इनफ है इस टॉपिक से इतना। अब बात करते हैं रक्षा उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इससे भी जानने वाली। सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या संदर्भ है इसका। तो कोविड-19 महामारी के दौरान चूंकि कई देशों से जरूरी चीज़ों का आयात नहीं हो पा रहा है, ऐसे में रक्षा क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं उनका भी आयात नहीं हो पा रहा है। इसीलिए रक्षा क्षेत्र से संबंधित उपकरणों के स्वदेशीकरण की लंबे समय से चली आ रही मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया है। सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि के बारे में। तो वर्ष 2018 से पहले भारत पिछले 10 वर्षों से विश्व में रक्षा सामानों का सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ था। हालांकि 2018 के बाद में सऊदी अरब ने भारत का स्थान ले लिया था, परंतु अभी भी जो भारत है वह अपने दुनिया के वैश्विक आयात का करीब करीब 9% अकेले ही आयात कर रहा है। पहले भारत वैश्विक आयात का लगभग 12% खुद खरीदता था। अभी भी भारत कुल मिलाकर के कुल वैश्विक आयात का 9% अभी भी खरीद रहा है। कृषि क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की समीक्षा कर लेते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, कृषि क्षेत्र के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया है। उससे रिलेटेड क्या कुछ करंट अफेयर्स बन सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें जानने वाली बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चर्चा का कारण क्या है, कैसे चर्चा में आया। दोस्तों, हाल के दिनों में भारत सरकार ने भारत में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह हाल ही में घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज का ही एक हिस्सा है। अर्थात दोस्तों, जो कृषि क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिया गया है वो जो 20 लाख करोड़ का पूरा पैकेज है उसी का एक हिस्सा है। साथ ही जो केंद्रीय कैबिनेट ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी संशोधन को मंजूरी दी है। दोस्तों, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक के बारे में पूरी बात करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं अब दोस्तों इसके परिचय के बारे में। तो गौरतलब है कि वित्त मंत्री कौन है, हमारी निर्मला सीतारमन जी के पैकेज में 11 मुख्य बिंदु थे, जिनमें से 8 विविध मदों से संबंधित इसमें बिंदु थे। इसमें से जो कृषि में बुनियादी ढांचा है अर्थात जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो, और इसके निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से लेकर के मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए, टमाटर, आलू, प्याज और अन्य फलों सब्जियों के लिए 500 करोड़ रुपए के निवेश को शामिल किया है। एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वित्त मंत्री जी ने जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की उसमें 11 प्रमुख बिंदु थे, जिनमें से 8 विभिन्न मदों से संबंधित थे। इनमें कृषि में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए, कृषि में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कितनी रकम दी गई है, तो 1 लाख करोड़ रुपए की रकम दी गई है। मधुमक्खी पालन के लिए कितनी रकम दी गई है, तो उसमें 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं पर टमाटर, प्याज और आलू और अन्य फलों सब्जियों के लिए 500 करोड़ रुपए के निवेश को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये हो गई बात कृषि संबंधी जो पूरा का पूरा आर्थिक पैकेज रहा है उसके बारे में। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे याद रखना है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान लाभार्थियों में शामिल करके कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो इस कुल मिलाकर के कृषि क्षेत्र में विशेष आर्थिक पैकेज का एक बड़ा हिस्सा लगाया गया है, जिसमें मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए, सब्जियों और फलों के उत्पादन के लिए 500 करोड़ रुपए, कृषि में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 1 लाख करोड़ रुपए और किसान क्रेडिट कार्ड में 2.5 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को शामिल करके कृषि क्षेत्र में ऋण का प्रोत्साहन दिया जाएगा। दोस्तों, कुछ और फैक्ट है जिसे हमें याद रखना है। वर्तमान में भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चावल का, और चीन के बाद में भारत गेहूं और चावल दोनों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो कृषि संबंधी जो कुछ आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते हुए तमाम सारी चीज़ें, इनमें ये कुछ चीज़ें हैं जो प्री ओरिएंटेड सेशन में हमें याद रखनी है, और ये कुछ फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक बार फिर से इसका रिव्यू कर लेते हैं। तो 20 लाख करोड़ रुपए के जो पैकेज का हिस्सा है, जो किसानों के लिए मुख्य आर्थिक पैकेज एक दिया गया है, उसमें से 1 लाख करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, 500 करोड़ रुपए मधुमक्खी पालन के लिए, टमाटर, आलू, प्याज और अन्य फसलों के लिए 500 करोड़ रुपए, और 2.5 करोड़ लोगों को पीएम किसान के लाभार्थियों में शामिल किया गया है। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और चीन के बाद गेहूं और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है।
तो ये चीज़ें हैं जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जिनके बारे में हमें याद रखना है। दोस्तों, ऊर्जा के क्षेत्र में वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार है तो सरकार की कुछ पहल की गई है। सबसे पहले बात करते हैं कि चर्चा में क्यों आई। तो हाल ही में लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक व्यवधान का सामना करने हेतु जो सरकार है उसने एक आर्थिक पैकेज की पहली किस्त में जो बिजली वितरण कंपनियां उनको 90,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रावधान किया हुआ है। तो 19,000 करोड़ रुपीस जो है उनका निवेश किया जाएगा बिजली वितरण कंपनियों में। और इससे क्या होगा कि बिजली क्षेत्र में जो पहले से चली आ रही वित्तीय अनिश्चितता है उसका समाधान किया जाएगा। जनरेशन सेक्टर के कुछ फैक्ट हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है। भारत में जो बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता है वो है 368.69 गीगावाट, अर्थात 368.69 गीगावाट की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है। वहीं वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 1,75,528 मेगावाट की पीक लोड डिमांड भी काफ़ी हद तक पूरी की गई थी। तो दोस्तों, इसमें हमें याद रखना है कि 90,000 रुपये करोड़ के निवेश का प्रावधान किया गया है वित्तीय ऊर्जा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार के लिए। और भारत में जो स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता है वो है 368.69 गीगा वाट। तो ये चीज़ें हैं जो हमें ऊर्जा के क्षेत्र से याद रखनी है। दोस्तों, क्रॉस सब्सिडी क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में जानना जरूरी है। तो भारत में कृषि और घरेलू कार्यों के लिए और बिजली के लिए जो सब्सिडी प्रदान की जाती है वह उद्योगों अर्थात जो कारखाने हैं और जो वाणिज्यिक क्षेत्र हैं जिनमें दुकानें और मॉल भी शामिल हैं को दी गई सब्सिडी से अधिक होती है। इसी सब्सिडी को क्या बोलते हैं, क्रॉस सब्सिडी बोलते हैं। इससे जो उद्योगों की प्रतिस्पर्धा है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत की अगर हम बात करें तो 1,149 अर्थात किलोवाट घंटा जो है वो एक व्यक्ति की बिजली की खपत है। जबकि अगर दुनिया के हिसाब से हम इसका कंपैरिजन करें तो दुनिया में 3600 किलोवाट पर आवर एक व्यक्ति की बिजली की औसत खपत है। तो इस हिसाब से भारत में अभी जो बिजली की खपत है वो दुनिया की अपेक्षा अगर हम बात करें औसतन रूप से तो काफ़ी कम है। अब इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, यहाँ से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे फैक्ट हैं वन लाइनर के तौर से जिन्हें हमें याद रखना है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में सबसे पहले बात करते हैं कि चर्चा में किस कारण से है। तो हाल ही में कैबिनेट ने एमएसएमई अर्थात जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनके लिए इच्छुक जो मुद्रा कर्जदारों को 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना किससे संबंधित है, तो वो एमएसएमई से संबंधित है और जो इच्छुक मुद्रा कर्जदार हैं उनको 3 लाख करोड़ रुपए तक की एक एक्स्ट्रा फंडिंग दी जाएगी। इसके लिए ही आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की शुरुआत की गई है। सब बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना जिसे कि ECLGS कहा गया है को कोविड-19 और इसके बाद लॉकडाउन की वजह से बनी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए निर्दिष्ट एक उपाय के रूप में बनाया गया है। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा, नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी जो ट्रस्ट लिमिटेड है यानी कि जो NCGTC है के द्वारा जो उधारकर्ता को लिए 100% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। तो उधारकर्ता के लिए क्या किया जाएगा, 100% गारंटी कवरेज उसको प्रदान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। अब इसका उद्देश्य क्या, तो इस उद्देश्य की पूर्ति को सरकार क्या करेगी, तो भारत सरकार ने मौजूदा और अगले 3 वित्तीय वर्षों के लिए 41,600 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई है। तो 41,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना में, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है वहाँ पर लोगों के लिए लोन उपलब्ध कराया जा सके 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले। अब इसका क्राइटेरिया क्या है, और इस वर्ष यानी कि 29 फरवरी तक 25 करोड़ रुपए के बकाया क्रेडिट वाले सभी एमएसएमई जो हैं वो इस योजना के तहत पात्र होंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखना कि इस योजना की पूर्ति के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है, तो 41,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया है और उधारकर्ता को 100% गारंटी कवरेज इसमें प्रदान किया जाएगा। अब एमएसएमई की परिभाषा में भी कुछ परिवर्तन किया गया है जो हमारे लिए जानना जरूरी है। इस नई परिभाषा के तहत अब जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हैं उनको परिभाषित करने के लिए क्या किया गया, निवेश और टर्नओवर दोनों का उपयोग किया जाएगा। इसके अनुसार अब क्या होगा, तो अब 1 करोड़ रुपए तक के निवेश और 5 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर को माइक्रो यूनिट कहा जाएगा। 10 करोड़ रुपए के निवेश और 50 करोड़ रुपए के टर्नओवर को स्मॉल यूनिट कहा जाएगा और 20 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश और 100 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर को मीडियम यूनिट कहा जाएगा। तो इसको नोट्स बनाते हुए बाकायदे क्लासीफाई कर लेना है कि क्या यूनिट होगी माइक्रो के लिए, क्या यूनिट होगी स्मॉल के लिए और क्या यूनिट होगी मीडियम के लिए। दोस्तों, इसके लाभ क्या होंगे थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। तो इस योजना के तहत जो ऋण की अवधि होगी वो कितने साल की होगी, तो 4 साल के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी आजीवन अवधि जो होगी वो मूलधन पर कितनी होगी, तो 1 साल की
होगी। अब बात करें अगर योजना के तहत एनजीटीसी द्वारा जो सदस्यता ऋणों संस्थानों को लगाया गया, वहाँ पर जो मेंबर लोडिंग इंस्टीट्यूट है से में कोई भी गारंटी क्या की जाएगी, नहीं ली जाएगी, तो बिना गारंटी के यहाँ पे लोन मिल जाएगा। योजना के तहत ब्याज दर बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकतम 9.25% रखी गई है और गैर वित्तीय संस्थानों के लिए अधिकतम 14% लगा सकते हैं। मौजूदा अप्रत्याशित माहौल में कामकाज को जारी कर रखने के लिए एमएसएमई को मदद देने से अर्थव्यवस्था पर बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा और इसे पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये हो गई बात हमारी यहाँ पर आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के बारे में। 41,600 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो हमें बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। और इसके अलावा क्या है कि जो एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई है उसके अंतर्गत स्मॉल और जो माइक्रो है और जो मीडियम यूनिट है उनके लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया बनाए गए, इस क्राइटेरिया को हमें याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं ओडिशा सरकार द्वारा अनुबंध कृषि के प्रोत्साहन के बारे में। चर्चा में क्यों आया, तो कोविड-19 के दौरान में ओडिशा सरकार ने अनिश्चितताओं को मद्देनजर रखते हुए एक अध्यादेश जारी किया है जो निवेशकों और किसानों को एक अनुबंध कृषि के लिए समझौते की अनुमति देगा, अर्थात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति देगा। इसके प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं। तो राज्य सरकार के अनुसार अध्यादेश का उद्देश्य किसानों और प्रायोजकों दोनों को पारस्परिक रूप से लाभप्रद और कुशल अनुबंध कृषि प्रणाली को विकसित करना है। इसके लिए ओडिशा सरकार द्वारा अनुबंध कृषि हेतु एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज समिति भी बनाई जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और सर्विसेज समिति बनाई जाएगी, किसके द्वारा बनाई जाएगी, ओडिशा सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। और ये अनुबंध कृषि को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे, ताकि इससे क्या हो कि जो एक अनिश्चितता का दौर आया है उसमें जो किसान है वो भी और जो प्रायोजक है वो भी दोनों को पारस्परिक रूप से लाभ मिले और कुशल एक अनुबंधन प्रणाली का जो है विकास भी हो। अनुबंधन कृषि होती क्या है, इस बारे में जान लेते हैं। तो अनुबंध कृषि खरीदार और किसान के मध्य हुआ एक ऐसा समझौता होता है जिसके तहत किए जाने वाले कृषि उत्पादन की प्रमुख शर्तों को क्या किया जाता है, परिभाषित कर दिया जाता है। तो अनुबंध कृषि के लाभ के बारे में भी हम देख लेते हैं क्या है। इससे क्या होता है कि किसान को बाजार भाव की अपेक्षा हमेशा अधिक भाव मिल जाता है और उतार चढ़ाव के जो जोखिम है उनके सारे खतरे से वो मुक्त रहता है। तो इस प्रकार के इसके कुछ लाभ हैं। हालांकि अनुबंध खेती की कुछ कठिनाइयां भी हैं और आगे की क्या राह हो सकती है, ये सारा का सारा मेंस ओरिएंटेड है। तो वो मेंस ओरिएंटेड चीज़ों को जब आप प्रिपेयर करना चाहते हैं इस पीडीएफ फाइल से पढ़ लें, क्योंकि हम प्री और कम मेंस में एक सामंजस्य बना रहे हैं। ऐसे में जो चीज़ें बहुत रिलीवेंट है उनको ही कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज करंट अफेयर्स को वन लाइनर के अकॉर्डिंग ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर लेते हैं कायर जियो टेक्सटाइल के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं चर्चा में क्यों आया। तो हाल ही में जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी ने कहा है कि जो PMSY 3 के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए क्या किया जाएगा, कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग किया जाएगा। तो कायर जियो टेक्सटाइल क्या कहाँ पर उपयोग की जाने वाली है, ग्रामीण जो सड़कों का निर्माण होगा वहाँ पर इसका उपयोग किया जाएगा। कायर जियो टेक्सटाइल होता क्या है ये जान लेते हैं। तो कायर जियो टेक्सटाइल एक प्राकृतिक रूप से पारगम्य फैब्रिक है। यह मजबूत होने के साथ साथ अत्यधिक टिकाऊ होता है, टूट फूट मोड़ नमी प्रतिरोधी व किसी भी सूक्ष्म जो माइक्रोबियल के हमले से यह पूरी तरीके से मुक्त होता है। तो कुल मिलाकर के ये एक पारगम्य फैब्रिक है जो टूट फूट से मुक्त होता है, नमी प्रतिरोधी होता है और अत्यधिक टिकाऊ होता है। और इसी कायर जियो टेक्सटाइल का उपयोग अब किया जाने वाला है ग्रामीण सड़कों के निर्माण में। तो ये जो एक इसका जो उपयोग करेंगे वो करेंगे हम ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में। इसके अलावा क्या किया जाएगा, इस निर्णय से क्या होगा कि देश में जो कायर जो टेक्सटाइल है इसके एक बड़े बाजार की संभावना बढ़ेगी और कोविड-19 से प्रभावित जो कायर उद्योग है उसके लिए ये एक वरदान सिद्ध होगा। तो जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो इस हिसाब से काम कर रही हैं ताकि किसी प्रकार से जो कोरोना महामारी है उससे जुड़ी चीज़ों उससे उपजे हालातों से निजात पाई जा सके। दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर और सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना की शुरुआत कर दी है। कौन सी जगह पर, उड़ीसा में किसकी, कोणार्क के सूर्य मंदिर जो है वहाँ पर सौर ऊर्जा संचालित करने की योजना की शुरुआत की गई है, पूरे कोणार्क के सूर्य मंदिर को और कोणार्क के शहर को। तो ये इंपॉर्टेंट रखना है कि कहाँ पर शुरू की गई योजना, उड़ीसा में शुरू की गई है पूरी तरीके से कोणार्क के सूर्य मंदिर और पूरे कोणार्क शहर को सौर ऊर्जा चलित बनाने के लिए। बात कर लेते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। तो इसे 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। विश्व की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। इस मंदिर के रथ के आकार में डिजाइन किया गया था। 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व की धरोहर घोषित किया था। इसी मंदिर को काला पैगोडा भी अर्थात ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, 13वीं शताब्दी में बनवाया गया, किसने बनवाया, तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया।
मंदिर को रथ के आकार में डिजाइन किया गया। 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं पश्चिमी घाट के संरक्षण के बारे में। पर्यावरण और पारिस्थितिकी टॉपिक से जुड़ा हुआ यह ये चर्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो पश्चिमी घाट से संबंधित दृष्टि से जो संवेदनशील अधिसूचना वाले मामलों में विचार विमर्श करने के लिए 6 राज्यों, कौन कौन से राज्य, इन राज्यों का नाम याद रखना जरूरी है। केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात और तमिलनाडु है। यहाँ के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य सरकारों के साथ बातचीत की है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्री कौन है, तो वो है प्रकाश जावड़ेकर जी। पश्चिमी घाट के संरक्षण के बारे में इन्होंने केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों से बात की है। दोस्तों, कुछ इसका इतिहास देख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट संरक्षण के लिए 2010 में एक माधव गाडगिल आयोग का गठन किया गया था, जिसने 2011 में अपनी रिपोर्ट की सिफारिश की थी। आपको बिल्कुल रट के याद रखना है, माधव जो गाडगिल की आयोग की रिपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है, तो पश्चिमी घाट के संरक्षण से रिलेटेड है। इसमें पश्चिमी घाट के 64% भाग को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। इसके बाद में फिर एक समिति बनाई गई, उसका नाम था डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट। इन्होंने जो गाडगिल रिपोर्ट में सुझाया गया पश्चिमी घाट का 64% क्षेत्र था, उसके अंतर्गत उतने को लाने के बजाय केवल 37% क्षेत्र को इसके अंतर्गत लाने की बात की थी। तो 2 प्रमुख समितियां जिनके नाम याद रखने जरूरी हैं, एक है गाडगिल आयोग और दूसरा है हमारी कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट। गाडगिल रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट दोनों पश्चिमी घाट से रिलेटेड है। गाडगिल रिपोर्ट में क्या हुआ था कि 64% एरिया को संवेदनशील घोषित किया गया था, जबकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मात्र 37% एरिया को इसके अंतर्गत लाने की बात कही थी। इस समिति की सिफारिश थी कि 6 राज्य कौन कौन से, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, इसमें आने वाले भौगोलिक क्षेत्र पारिस्थितिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। तो 2 समितियों के नाम याद रखने जरूरी हैं, गाडगिल आयोग और कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट। इसके अलावा जो ये स्टेट्स हैं जो पश्चिमी घाट के संरक्षण में जुड़े हुए हैं, इनके नामों को याद रखना जरूरी हमारे लिए है। जैविक विविधता के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बाकी चीज़ें मेंस ओरिएंटेड हैं। अब अगर पढ़ना आप चाहें तो ये PDF फाइल में आप जा करके पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। तो सबसे पहले बात चर्चा में क्यों आई, तो प्रधानमंत्री जो जी ने मंत्रिमंडल द्वारा आयोजित एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में भारत में मत्स्य पालन के क्षेत्र में जिम्मेदार और सतत विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने की योजना को मंजूरी दी है। किसने मंजूरी दी है, प्रधानमंत्री जी ने दी है। इसकी योजना में है क्या क्या देख लेते हैं। सरकार द्वारा कुल 20,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 20,050 करोड़ रुपीज का प्रावधान किया गया है। 20,050 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 9,407 करोड़ रुपए की, जबकि 4,880 करोड़ रुपए स्टेट गवर्नमेंट तथा लाभार्थियों के हिस्सेदारी जो होगी वो होगी 5,763 करोड़ रुपए। ये हमें नहीं याद रखना, हमें ये याद रखना है केवल कि सरकार ने कुल जो रकम है 20,050 करोड़ रुपए उसका प्रावधान किया है। इस योजना को क्या किया जाएगा, वित्त वर्ष 2021 से 24-25 तक 5 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। योजना के 2 घटक होंगे, पहला होगा केंद्रीय क्षेत्रक योजना यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और दूसरा होगा केंद्र प्रायोजित योजना अर्थात सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है और 20,050 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। तो ये हो गई बात। इसके अलावा इसका लक्ष्य क्या है, तो इससे क्या होगा कि 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन लक्ष्य हम लोग हासिल कर सकेंगे 9% की सालाना वृद्धि दर के साथ में। तो ये चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे जानने के इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के बारे में, जिसके बारे में जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति के इतिहास के बारे में भी देखेंगे। तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी 2006 में। मत्स्य विभाग, कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी इस बोर्ड की। नीली क्रांति के बारे में बात करें तो भारत ने 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 टू 1990 के दौरान इसे लॉन्च किया था, जिसके तहत सरकार ने मत्स्य किसान विकास एजेंसी जो FFDA है के द्वारा इसको प्रायोजित किया था। 1992 टू 1997 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो गहन समुद्री मत्स्य कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की गई थी। इसीलिए इसे नीली क्रांति 2.0 का ध्यान मत्स्य पालन और विकास प्रबंधन पर रखा गया है। तो 20,050 करोड़ रुपए का आवंटन प्रावधान किया गया है। 9% की सालाना वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है और 2024-25 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन हम हासिल कर सकेंगे। 2006 में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का गठन किया गया था, जो किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य विभाग और के अंदर में एक स्वायत्त संस्थान है जो काम करता है। बात करते हैं सोलर मिनिमम के बारे में।
तो ये चर्चा में क्यों आया? हाल ही में सूर्य की सतह पर होने वाली घटनाओं के बारे में अप्रत्याशित रूप से कमी दर्ज की गई है। वैज्ञानिक भाषा में इसे सोलर मिनिमम का नाम दिया जा रहा है। तो पिछले कुछ समय में अगर हम देखें तो सूर्य की सतह पर जो होने वाली घटनाएं हैं वहाँ पर कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, उनके व्याख्या सहित उत्तर के बारे में। और ये जो सारे के सारे प्रश्न हैं इनको आप पढ़ लीजिएगा, यही इनसे जुड़े हुए प्रश्न और जो अन्य प्रश्न बन सकते हैं किसी प्रकार से, उन प्रश्नों को हम फिर इस पूरे के पूरे करंट अफेयर से रिलेट करके सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नों का लेवल इस हिसाब से रखेंगे कि आपका पूरा का पूरा ये रिवीजन पूरे वीक होता रहे, इस हिसाब से इनको हम एक सामंजस्य बना करके सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देख करके इसके नोट्स बनाएं और इन नोट्स से पढ़ें भी। थैंक यू सो मच।